होता है, और तीसरा जो ड्रिल होल किया उसके सराउंडिंग में 0.75 मिलीमीटर की जो थिकनेस होती है स्टील लेयर की प्लेट की, वो भी वीक हो जाती है। सो नॉमिनल होल्स फॉर बोल्ट्स आर गिवन इन टेबल कि हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बोल्ट का डायमीटर 15 मिलीमीटर है, 18 मिलीमीटर है, 20 है, 25, 28, 30 और मोर देन 35 मिलीमीटर है, तो स्टैंडर्ड होल डायमीटर जो है वो आप कितना प्रोवाइड करते हो कि 15 मिलीमीटर का बोल्ट है तो कम से कम 17 मिलीमीटर का आप एक होल बनाते हैं वहां पर। अगर आपने 19 मिलीमीटर का बनाया तो वो आपका ओवर साइज डायमीटर कहलाएगा बेसिकली। उसके बाद हम 18 के लिए 20 का जो है वो स्टैंडर्ड होल बनाते हैं डायमीटर का। 18 मिलीमीटर के नट बोल्ट के लिए हम 20 मिलीमीटर का बनाते हैं, और अगर 22 का हो जाता है तो ओवर साइज कंसीडर होगा। इसी तरह से आप जो है वो अगर 35 से ऊपर है तो डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर बेसिकली ऑफ बोल्ट प्लस 3 mm फॉर द होल आप ऐड कर देते हैं, ओवर साइज जो है 20+8 हो जाएगा। और इसी तरह से जो है वो ये आपके पास डायमीटर ऑफ होल कंसीडर फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस, कि हम होल्स की डायमीटर से स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। सो देयरफॉर द डायमीटर ऑफ होल्स कंसीडर फॉर द स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस, कि अब होल का होल स्ट्रेंथ के अंदर कितना है उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 1.5 प्लस 1.5 मिलीमीटर, और डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड बोल्ट होल, डायमीटर ऑफ एच जिसको हम होल का डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं, प्लस 2 mm। ये दो फार्मूलाज हैं। अब पहले फार्मूला के अंदर डायमीटर ऑफ द रिवेट प्लस 1.5 क्या है 2 दफा। सो द डायमीटर ऑफ अ होल फॉर द रिवेट इज d प्लस 1.5 प्लस 1.5, यानी एक जो है डायमीटर ऑफ होल फॉर द रिवेट जो है वो d प्लस 1.5 होता है, यानी कि जो डायामीटर है हमारे नट का बोल्ट का उसका डाया प्लस 1.5, यानी कि होल हमें थोड़ा सा लार्जर चाहिए। Whereas another 1.5 is to be added because this extra portion around the hole may be damaged due to drilling। जो हम पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर रहा है कि 0.75 mm सराउंडिंग द होल जो स्पेस होती है वो बेसिकली डैमेज हो जाती है जब आप होल करते हो। तो इस वजह से जो है वो डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 1.5 प्लस 1.5 दोनों बार कंसीडर होता है। And second, area of hole to be subtracted from the width of the cross section is rectangular and equals the diameter of hole times the thickness of the metal। कि ओवरऑल मेटल की थिकनेस, उसका जो एरिया होता है ओवरऑल होल का, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ओवरऑल क्रॉस सेक्शन के अंदर से। तो इनको हम मजीद किस तरह से कंसीडर करते हैं वो डिजाइन एग्जांपल में मजीद आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ द रिडक्शन इन एरिया फॉर वन फास्टनर इज इक्वल्स टू d प्लस 3 into t फॉर रिवेट्स, or dh plus 2 into t for standard bolt hole, where d is the diameter of the rivet and dh is the diameter of hole for the जो है वो bolt, उसके बाद t जो है वो thickness of the plate है। कि हम रिवेट्स को अगर कंसीडर करके करते हैं तो किस तरह से फास्टनर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम होल जो स्टैंडर्ड होल हमने बनाया अगर उसको कंसीडर करके करते हैं तो हमारे पास जो है वो फार्मूला है रिडक्शन एरिया कितना होना चाहिए ओवरऑल। ये दोनों कंडीशन हम अप्लाई करके अपने डिजाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ वी हैव रिडक्शन एरिया फॉर मोर देन वन होल। अगर एक होल था तो हम रिडक्शन एरिया किस तरह से कंसीडर कर रहे थे। नाउ अगर एक से ज्यादा हमारे पास जो होल्स हैं, मोर देन वन होल्स हैं एक प्लेट के अंदर, तो उसके लिए हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। फार्मूलाज वही, हमने दो फार्मूलाज लिए। यहाँ पे हमने n यानी नंबर ऑफ होल्स का n जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया, नंबर ऑफ होल्स, बाकी फार्मूला कंडीशंस वही हैं। फॉर रिवेट के लिए कंडीशन वही है और फॉर स्टैंडर्ड बोल्ट के लिए वही है। वेयर n इज द नंबर ऑफ होल्स इन क्रिटिकल फेल्योर पाथ, t is the diameter of fastener and t is the thickness of the plate। total area basically is equals to reduction area is equals to area net area is equals to gross area minus number of holes, d diameter of bolt प्लस 3 into thickness of the plate। so ये चीजें जो है वो सारी हमारी कंसीडर होती हैं ओवरऑल रिडक्शन इन एरियाज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। For vertical planes, when rivets are used in the above expression, d plus 3 is to be replaced by dh plus 2 for standard bolts। अगर हम vertical planes के failure की बात कर रहे हैं तो above expression के अंदर हम d plus 3 जो है उसको replace कर देंगे dh plus 2 से for standard bolts के लिए। उसके बाद जो है वो AISC की जो limits हैं, A and minimum nominal area have to have a maximum of 0.85 gross area, यानी ये टोटल एरिया है वो 0.85 जो है वो उसका मैक्सिमम कंसीडर होगा फॉर स्प्लाइस प्लेट्स विद होल्स। स्प्लाइस प्लेट्स के अंदर जो एडिशनल प्लेट्स हम बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया,
नेट एरिया को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो एक्सप्रेशंस फार्मूलाज हम पीछे डिस्कस कर रहा है वो यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन हियर, डिटरमाइन द नेट एरिया ऑफ अ 10 बाय 200 मिलीमीटर प्लेट है। एक हमारे पास 10 बाय 200 मिलीमीटर की एक प्लेट है जिसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस या टेंशन मेंबर के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, एंड दैट प्लेट इज ज्वाइंड विद 6 into 200 मिलीमीटर प्लेट्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमारे पास इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया दो प्लेट्स के साथ जिसकी थिकनेस जो है वो 6 मिलीमीटर है और 200 मिलीमीटर उसकी विड्थ है, यानी उसको हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं और ये जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया जो क्रिटिकल सेक्शन है बेसिकली वो किससे, द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद 2 लाइन्स ऑफ 20 मिलीमीटर रिवेट्स, जिनके रिवेट का जो नट बोल्ट है उनका जो डायमीटर है वो 20 मिलीमीटर है और 2 लाइन्स के अंदर हम उनको आपस में बाइंड किया है और ईच लाइन के अंदर 4 फास्टनर्स या रिवेट्स हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी क्लियर एक इमेज पिक्चर नजर आ रही है। So now in the solution, first of all we will calculate the gross area which will be the smaller of the gross area हमने निकालना है पहले, जो कि स्मॉलर एरिया होगा वो हमने क्रिटिकली कंसीडर करना है हमारे डिजाइन के लिए, जो लार्जर होगा वो हमारा सेफर है, जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमने कंसीडर करनी है। सो फॉर एग्जांपल 2 प्लेट्स थी, एक हमारे पास मेन प्लेट है, दूसरी हमारे पास जो है वो एडिशनल प्लेट्स हैं जो दोनों हमने कनेक्ट की हैं। सो ग्रॉस एरिया ऑफ द टोटल प्लेट्स बेसिकली विल बी स्मॉलर ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ 1 प्लेट इज इक्वल्स टू 10 into 200 mm, जो हमारी ये प्लेट थी तो हमारे पास 2000 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, और ग्रॉस एरिया ऑफ 2 प्लेट्स थी 6 बाय 200 की, उनका टोटल एरिया जो है वो हमारे पास 2400 मिलीमीटर स्क्वायर आया। इन दोनों में से जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू थी, देयरफॉर द ग्रॉस स्मॉलर वैल्यू इज 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, वो हमने कंसीडर की। द फेल्यूर प्लेन इज वर्टिकल हैविंग 2 होल्स इन इट्स पाथ, कि हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अगर हमारा क्रिटिकल फेल्यूर यहाँ से अपीयर होता है तो 2 होल्स जो हैं वो उस पाथ के अंदर आ रही हैं, यानी प्लेट की थिकनेस एक तो यहाँ से बच जाती है, दूसरी मिड से, और तीसरी ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा सेंसिटिव है, जो यहाँ पे 2 नट आ गए, ये एरिया हमने रिड्यूस करना है, ओवरऑल निकालना है, क्योंकि हमारा फेल्यूर यहाँ से जनरेट हो सकता है। So therefore the failure plane is vertical having 2 holes in its path and is equals to 2. So therefore net area is equals to gross area minus n d plus 3 into t. So net area is equals to gross area हमारे पास 2000 है, 2 हमारे पास होल आ रहे हैं बीच में, डायमीटर ऑफ द जो थिकनेस है या आपका जो बोल्ट है उसका 20 मिलीमीटर है, उसके बाद जो आपके पास 3 कांस्टेंट है, T is the thickness of the main plate 10 मिलीमीटर है, टोटल आपके पास जो नेट एरिया आ गया वो 1540 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी 2000 मिलीमीटर स्क्वायर की जो एरिया थी प्लेट की मिलीमीटर स्क्वायर की, उसका जो नेट इफेक्टिव एरिया जो यूजेबल है वो बेसिकली आपका 1540 मिलीमीटर स्क्वायर का बच गया। तो ये था हमारा ओवरऑल जो है वो किस तरह से हम नेट एरिया को कैलकुलेट करते हैं बाय एनालाइजिंग अवर डिजाइन एग्जांपल्स। सो अब आते हैं दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर के फास्टनर्स स्पेसिंग के दरमियान, कि अगर हमारे पास फास्टनर स्पेसिंग 3 किस्म की होती है। नंबर 1 इज द पिच ऑफ द फास्टनर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द फास्टनर्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड पिच एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एज शोन इन फिगर के अंदर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपके होल्स हैं इनके दरमियान लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये बेसिकली आपका पिच कहलाता है, ये आपका पिच कहलाता है जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब समटाइम्स जो है इनके ऊपर हम बाद में आते हैं, ये द पिच ऑफ द फास्टनर जो डिस्टेंस है वो ये आपके पास आ गया। नाउ सेकंड थिंग इज द गेज डिस्टेंस ऑफ फास्टनर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फास्टनर्स अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड gauge denoted by G as shown in figure 2.4. Standard gauge distance of angles and channels are explained in later figures, figure 4 of 2.5 and 2.6. कि अब हम गेज डिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं कि जब आपका गेज डिस्टेंस ये आपका पास पिच आ गया, जो 2 होल्स हैं इनके दरमियान अगर एक स्ट्रेट डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो तो ये डिस्टेंस जो है वो आपका गेज डिस्टेंस कहलाता है। और थर्ड जो डिस्टेंस है आपके पास स्ट्रेगर, वो डिस्टेंस इन दोनों होल्स के दरमियान जो स्ट्रेट डिस्टेंस बचता है यानी कि बेस डिस्टेंस जो बचता है वो आपका स्टेगर डिस्टेंस कहलाता है। अब होता ये है कि समटाइम्स अगर हम एक प्लेट को टेंसाइल के जरिए खींचते हैं तो समटाइम्स हमारा जो
क्रिटिकल रीजन है वो वही है जहाँ पे आपके होल आ जाते हैं। अगर मेरा यहाँ से क्रिटिकल फेल्यूर एक जनरेट होता है तो लेट सपोज हो सकता है कि फेल्यूर जनरेट हो रहा हो यहाँ से सिर्फ एक नट एक होल जो है बीच में आ रहा है और फेल्यूर आपका यहाँ से अपीयर हो जाता है। दूसरे केस के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स फेल्यूर प्लेन अगर पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपीयर हुआ, इस होल के अंदर आ गया, इस होल से यहाँ पे, इस होल के अंदर, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यानी कि प्लेन हमारा A to B, फिर B to C, तो देन C to D पोर्शन तक हमारा जो है वो फेल्यूर प्लेन मूव करता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो प्लेन डिस्टेंस है बिटवीन टू होल्स इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पिच। उसके बाद जो आपका डिस्टेंस है स्ट्रेट डिस्टेंस, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गेज डिस्टेंस, और स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस बच जाता है ये आपका डिस्टेंस जो है वो बेसिकली एस कहलाता है, जिसको हम स्टैगर ऑफ द फास्टनेस डिस्टेंस कहते हैं। नाउ यूजुअल गेज फॉर एंगल्स, कि अगर एंगल सेक्शन है तो हम गेजेस को किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं कि लेग डायमेंशंस हमारे पास ये लेग डायमेंशंस हैं, 203 मिलीमीटर की डायमेंशन है अगर लेग है एक, तो हमारे पास जो गेज है वो 114 मिलीमीटर का हो जाता है। इसी तरह से आपकी ये लेग के डायमेंशंस हैं और ये आपके डिफरेंट टाइप्स के गेजेस हैं। एग्जैक्टली ये हम अदर डायरेक्शन के अंदर आते हैं तो ये हमारे पास गेज 1 G1 और ये गेज 2 G2 रिप्रेजेंट इस तरह से कराए जाते हैं। तो इससे हम जो है वो एंगल सेक्शंस के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ गेज डिस्टेंसेस वगैरह किस तरह से नोटिफाई कराते हैं। नाउ वी हैव अ चैनल सेक्शंस। अगर चैनल सेक्शन आ जाते हैं तो ये आपके पास एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स की तरफ से सजेस्टेड एक्चुअल फ्लैंज विड्थ्स हैं आपका चैनल सेक्शन